वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 7 बजे के इस 20 मिनट शो में। चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं सोमवार से शनिवार आप सभी के समक्ष सुबह 7 बजे उपस्थित होता हूं, और जिसमें 4 सवालों के साथ 40 बातें बताता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जरूरी होती हैं। ऐसी 40 बातें जो आगे चल के एग्जाम में संभावित हो सकती हैं प्रश्नों के रूप में। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी या वीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अगर किसी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से सुना करिए। मैं आपसे रोजाना 60 से 70 मिनट मांग रहा हूँ। 20 मिनट इसके लिए, ये 20 मिनट शो के लिए, और शाम को 8 बजे 40 से 50 मिनट लक्ष्मीकांत सीरीज के लिए। वो थ्योरी क्लास है, ये एमसीक्यू क्लास है। दोनों अगर अगर आप लगातार देखते हैं 2.5 से 3 महीने तक, तो मेरा दावा है प्री में 99% एक्यूरेसी आप पॉलिटी में लेकर आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप ईमानदारी से लगे रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग अपनी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सबमिट करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। बात यहाँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हो रही है। राज्य में निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराने के लिए बाई कॉन्स्टिट्यूशन राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 315 के तहत ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के द्वारा गठन करना और संविधान के द्वारा इसे सुरक्षा देना, संविधान के द्वारा इसे एस्टेब्लिश करने के पीछे का मोटो यही है, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, इसके ऊपर किसी का दबाव न हो। क्योंकि निष्पक्ष भर्ती कंडक्ट कराना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी में ऐसे लोग शासन की नीतियों को लागू कराने के लिए होने चाहिए जो योग्य हों। अगर ऐसे व्यक्ति पहुंच जाएंगे, आता न जाता चुनाव चिन्हाता चोट्टा, तो का शासन की नीतियों को लागू करा पाएंगे। ऐसे लोग होने चाहिए जो योग्य हो, और योग्य लोगों का चयन के लिए भर्ती निष्पक्ष होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस वजह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बाई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश किया गया। चेयरमैन और मेंबर से मिलकर बनता है, यानी अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनता है, लेकिन संख्या कितनी होगी ये संविधान में तय नहीं है। सवाल जो बनते हैं, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर करता है, क्योंकि ये राज्य की बात की जा रही है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, तो इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है। अगर इन्हें इस्तीफा भी देना हुआ तो ये राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। कार्यकाल की यदि आप बात करें तो 6 साल का कार्यकाल होता है, और मैक्सिमम एज 62 साल, इन दोनों में से जो पहले आए। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि गवर्नर नियुक्त तो करता है, तो क्या गवर्नर हटा सकता है? गवर्नर नहीं हटा सकता, हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है अगर अक्षमता की स्थिति है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मेंटल या फिजिकल रूप से इनकेपेबल हैं तब, दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए तब, अपने पद के दौरान कहीं और से कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट लेने में, इकोनॉमिकल प्रॉफिट या वैतनिक कार्य करने में लगे हों, तो डायरेक्ट राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन यदि मिस बिहेवियर के आधार पर हटाना है, कदाचार के आधार पर हटाना है, तो इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाएगा। तो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति भी डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, बाकी अन्य आधारों पर राष्ट्रपति हटाएगा। अपॉइंट गवर्नर कर रहा है लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति, ये एक मेन बात है। ठीक है। और ये सवालों के रूप में पूछी जाती है आपके यहाँ। आते हैं सवाल पर। लिखा हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी एनुअल रिपोर्ट की प्रेसिडेंट को, सॉरी, गवर्नर को ही प्रस्तुत करता है। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जी नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। हटाएगा राष्ट्रपति। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मिलान, निम्नलिखित दोनों कथनों को मिलान करना है, मिलान करके आपको आंसर बताना है। मिलान वाले सवाल से बड़ा आयोग प्रेम करता है। आयोग मतलब मिलान वाले सवाल और एसर्शन रीजन वाले सवालों से एकदम पूरी तरीके से प्यार करता है, और ये प्यार कभी न जुदा होने वाला प्यार है। यहाँ ब्रेकअप की कोई संभावना ही नहीं होती है। हर बार पूछता है। आप पुराने वाले पेपर उठाइए, पुराने पेपर्स उठाइए घटना चक्र से, और उसमें सब फोटो खींचिए, कथन कारण के सवाल और मिलान के सवाल, फोटो खींच के उसका
पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना के प्रिंट निकालिए और जब एग्ज़ाम जाने दीजिए तो उसके जाना है जब एग्ज़ाम के लिए तो उसके 5-6 दिन पहले उसको रिवाइज़ कर लीजिए। मेरा दावा है सवाल गलत नहीं होगा। हाई कोर्ट तो हमारे भारत देश में हाई कोर्ट भी हायर जुडिशरी का एक पार्ट है। ये संविधान के भाग 6 में 214 से लेकर 232 तक इससे रिलेटेड प्रोविज़न किए गए हैं। प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का भी चार्ज हो सकता है। ऐसा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा तय कर दिया गया। हाई कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस और अदर जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश वो बनता है जो सीनियर हो और अदर जज कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्त होता है। मंत्रिपरिषद, यहाँ राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो अनुच्छेद 163 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात होती तो 74 में है। ठीक है, 163 कह रहा है कि एक राज्य मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख बाबा होंगे, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री होंगे, और ऐसा कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करना है, ऐसा कार्य जो गवर्नर को अपने डिस्क्रेशन से करना है, उसे छोड़कर बाकी सभी कार्यों को राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। विवेक का कार्य, विवेक उसका बेटा नहीं है, विवेक का मतलब डिस्क्रेशनरी पावर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर करना है, उसको छोड़कर वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो सही मिल रहा है। राज्यपाल, अनुच्छेद 153 ये कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्य का भी चार्ज हो सकता है। ये भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्थापित कर दिया गया। एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का भी प्रभार हो सकता है। अब एक राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्यों का प्रभार होगा तो उसको वेतन कौन देगा, सवाल ये उठता है। जितने राज्यों का प्रभार होगा सब वेतन देंगे, लेकिन किस रेशियो में देंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर राज्यपाल के पास एक से अधिक राज्य का चार्ज है तो जितने राज्यों का चार्ज है सबकी सहभागिता, सबका पार्टिसिपेशन उसकी सैलरी में रहेगा, लेकिन किस रेशियो में रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? कमेंट सेक्शन में बताना है, बताया करिए। अगर मैं कहूं बताना है तो आप 30 सेकंड आपको लिखने में लगेगा, मात्र 1 मिनट आपको लिखने में लगेगा, लेकिन आपके लिखने से कमेंट सेक्शन भरेगा, 100 कमेंट आएंगे और वो मेरे लिए एक एनर्जी होती है। जब आप 100 लोग इस बात का जवाब देते हैं, कुछ पूछा जाए, तो मुझे ऊर्जा मिलती है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। आपको लगता होगा कि अरे ठीक है, जिसको लिखना होगा लिखेगा, ठीक है, आपको सही लगता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और कुछ बढ़िया बेहतर करने का आप लोग ही मेरा मोटिवेशन है, आप लोग ही मेरी एनर्जी हैं। आपके प्रेम से ही ऊर्जा मिलती है। तो आप लिखने में अलसियाया मत करो, लिखा करो। राज्यपाल, महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता जैसे केंद्र में केंद्र सरकार का वकील अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे राज्य में राज्य सरकार का वकील एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य है, ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य है, उसे महाधिवक्ता के तौर पर राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा लीगल एडवाइजर है, राज्य सरकार का पक्ष न्यायालयों में रखता है, यानी एक तरीके से राज्य सरकार का वकील है। कौन? महाधिवक्ता। तो इसमें सब सही मिलान चल रहा है, ठीक है, सब सामने सामने ही लिखा हुआ है। अगला, इस सवाल को थोड़ा मैंने बदला है, ध्यान दीजिएगा। सवाल लिखा हुआ है, केवल राज्य विधानमंडल विधान परिषद का निर्माण या उसे समाप्त कर सकता है। ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन क्रिएट और एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओनली लिखा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही उत्तर देना है। ऐसे कार्य के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। सच एन एक्ट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। सवाल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड है, यानी विधान परिषद से संबंधित आपका सवाल है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर बात लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो रही है, यानी विधान परिषद की हो रही है। तो एक बात समझिएगा, यदि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, यानी यदि आप विधान परिषद की बात करें मेरे भाइयों, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, तो ये राज्यों का दूसरा सदन है। राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो सकती है। जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, राज्यों की इच्छा पर छोड़ा गया है कि राज्य अगर चाहें तो अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज सकते हैं। और संसद ने अगर सामान्य कानून बना दिया तो राज्यों में भी 2 सदन हो सकते हैं। 2 सदनीय व्यवस्था
राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय व्यवस्था अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि राज्य अगर प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे अपने यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो संसद बना सकती है। कैसे बना सकती है, कैसे बिगाड़ सकती है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। इस समय 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। 6 राज्यों में आप देखेंगे कि आपको विधान परिषद नजर आएगी। अभी इस समय 6 ही राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है: तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी विधान परिषद है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है और कैसे एबॉलिश होती है, उसकी प्रक्रिया सेम है। फिर से सुनिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे बनती है, कैसे एबॉलिश होती है, उसका प्रोसीजर सेम है, उसकी प्रक्रिया सेम है। आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, कैसे बिगड़ेगी। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो इनिशिएटिव राज्य के द्वारा, यानी पहल राज्य के द्वारा शुरू की जाती है। राज्य इनिशिएट करेंगे, यानी राज्य इसके लिए क्या करेंगे, राज्य इसके लिए पहल करेंगे। अब राज्य इनिशिएट करेंगे, राज्य इसके लिए पहल करेंगे, तो राज्य कैसे पहल करेंगे, राज्य की विधानसभा यानी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की विधानसभा अपने यहाँ क्या लाए, प्रस्ताव लाए। राज्य की विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उसे स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से पारित कर दे। फिर से सुनिएगा, राज्य की विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उसे स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से पारित कर दे, और विशेष बहुमत से पारित करके संसद को भेज दे। किसे भेज दे, पार्लियामेंट को। राज्य की विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, स्पेशल मेजोरिटी से पास करे और स्पेशल मेजोरिटी से पास करके पार्लियामेंट को भेज दे, यानी संसद को भेज दे। तो संसद सामान्य कानून बनाकर, यानी पार्लियामेंट सिंपल लॉ बनाकर, सामान्य कानून बनाकर संसद क्या कर सकती है, सामान्य कानून बनाकर, सिंपल लॉ बनाकर पार्लियामेंट किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है। राज्य की विधानसभा प्रस्ताव लाए, विशेष बहुमत से पारित करके संसद को भेज दे, तो संसद सामान्य कानून बनाकर विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, एबॉलिश भी कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसद इसके लिए बाउंड नहीं है, यानी संसद इसके लिए बाध्य नहीं है। जैसे बंगाल ने भेजा भी तो संसद ने नहीं बनाया, और संसद सामान्य कानून बनाकर ऐसा करती है, ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो कितनी बातें मैंने आपको बताई। विधान परिषद का होना किसी भी राज्य में अनिवार्य नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 राज्यों में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी राज्य में होती है या नहीं होती है, इस बात की निर्भरता राज्य पर है कि राज्य अपने यहाँ इनिशिएट करेंगे और संसद पारित करेगी तभी होगी। तो बाई कैमरलिज्म यूनियन में तो कंपलसरी है, केंद्र में तो 2 सदन होना अनिवार्य है क्योंकि संघीय व्यवस्था है, राज्य में जरूरी नहीं है। कैसे बनता है ये आपने देखा कि 169 बताता है कि कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी और कैसे एबॉलिश होगी, दोनों, नहीं क्रिएट कैसे होगी, एबॉलिश कैसे होगी, दोनों बातें ये सेम है, दोनों के लिए प्रक्रिया। ठीक, सवाल पर आते हैं। केवल राज्य विधानमंडल विधान परिषद का निर्माण कर सकती नहीं, केवल अकेले राज्य विधानमंडल नहीं कर सकती जब तक संसद पास न करे, जब तक पार्लियामेंट पास न करे। संविधान संशोधन, क्या इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जी नहीं। इसके लिए संसद सिंपल लॉ बनाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर सकती है या समाप्त कर सकती है, तो दोनों आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा ना तो एक ना तो दो। ठीक है, समझ गए बात को ना, ना तो एक होगा आपका, ना तो दो होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगले सवाल पर। राज्य उच्च न्यायालयों के बारे में विचार करिए। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित हैं। आर्टिकल 214 के तहत क्या है, ये एस्टेब्लिश है। उनके पास प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार है, यानी ओरिजिनल और अपीलिट दोनों जुरिस्डिक्शन होता है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। तो देखो, हाई कोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड मैंने बातें आपको और बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संविधान के, अब देखो भारत देश में यदि आप जुडिशरी की बात करेंगे तो ऐसे समझिए, भारत देश में एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो और समझते हैं कि इंडिपेंडेंट है ना, किसी का कोई दबाव नहीं है। और स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए बनाई गई क्योंकि कानून के राज स्थापित हो, संविधान की रक्षा हो, अधिकारों की रक्षा हो, सरकार मनमानी न कर सके। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि एक ही न्यायालय की हायरार्की,
चाहे आप केंद्रीय विधि को तोड़ें चाहे राज्य विधि को, चाहे विवाद केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित हो चाहे राज्य द्वारा बनाए गए कानून से संबंधित हो, न्यायालय की एक ही हायरार्की चलेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट, इधर आप देखेंगे क्या, सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147 तक, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है। इसे पार्ट 5 में इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरे भारत के लिए होता है, पूरे के पूरे इंडिया के लिए होता है। हाई कोर्ट 214 से लेके 232 तक आप देखेंगे, 214 से लेके 232 तक संविधान के भाग 6 में। हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार राज्यों तक है, इसलिए ये भाग 6 में है। ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट आप देखेंगे 233 से लेके 237 तक, ये संविधान के भाग 6 में है। ठीक है। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, 214 के तहत हाई कोर्ट का। ठीक। तो यहां पर देखो सवाल क्या कह रहा है, 214 के तहत स्थापित है। ठीक है। प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार, तो यदि आप क्षेत्राधिकार की बात करें तो हाई कोर्ट के पास आरंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार है। सही। प्रारंभिक का मतलब कुछ ऐसे मामले जिनकी शुरुआत ही हाई कोर्ट से होती है। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि ऐसे मामले जिनके लिए हाई कोर्ट मूल कोर्ट है, ऐसे मामले जिनकी शुरुआत ही यानी जिनका प्रारंभ ही हाई कोर्ट से हो, जिनकी शुरुआत ही हाई कोर्ट से हो यानी जिनका प्रारंभ ही हाई कोर्ट से हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। ठीक है। अब यहां समझिए, जैसे एमपी के इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, एमएलए के इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट, विधायक और सांसद के निर्वाचन से रिलेटेड, विधायक और सांसद के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई विवाद खड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया, तो वो उसके लिए हाई कोर्ट मूल कोर्ट है ना। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए भी डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। अपीलीय, क्या हाई कोर्ट एक अपील सुनने का न्यायालय? अपील का मतलब समझते हैं, जब इंफीरियर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुपीरियर कोर्ट जाते हैं तो उसे अपील कहते हैं। तो क्या इंफीरियर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, सिविल के मामलों में भी वो अपील सुनने का अधिकार रखता है, क्रिमिनल के मामलों में भी रखता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सही। तो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। यहाँ आप मुझे फॉलो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे अपडेट्स मिलता रहता है। कोई नई चीज़, नई सीरीज़, नई लेक्चर आते हैं तो आपको मिलता रहता है। मुझसे आप डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ ऑनर मैं ही हूँ, मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब भी पूछ सकते हैं यहाँ भी। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो आप पूछ ही सकते हैं, है ना। साथ ही साथ मेरे भाइयों, इसके अलावा अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो ये आरंभ 19 है, कंप्लीट प्रिपरेशन जुड़ के कर सकते हैं इस बैच में। ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन कराई जाती है। फाउंडेशन बैच है, इसमें 1100 प्लस घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे लाइव, किताबें आपके घर जाएंगी, 1100 प्लस घंटे पढ़ाए जाएंगे। प्री का एक एक्स्ट्रा कोर्स मिलेगा, एक एमसीक्यू का कोर्स मिलेगा, एक आंसर राइटिंग का कोर्स आपको मिलेगा, एक एनसीईआरटी कोर्स मिलेगा, 4 साल की वैलिडिटी मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, फैकल्टी की और मेंटोर की, दोनों की। कैसे इनरोल कर सकते हैं? तो studyIQ.com पर जाइए, उस पर पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स लिखा रहेगा, उस पर स्टेट पीसीएस पे जाइए, फिर उत्तर प्रदेश पर जाइए, बाई नाउ पे क्लिक करिए, कोड लगाने का ऑप्शन आएगा, ये कोड लगाइए VL लाइव। हर फैकल्टी का अपना कोड होता है, जिसका मन करे उसका लगाइए। कोड लगाते हैं तो इससे आपका एक प्रेम प्रदर्शित होता है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहे मेरा लगाएं चाहे आप किसी का लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय रैंक बूस्टर सेल चल रही है, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट इस समय मिल रहा है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी का मंडे टू सैटरडे 8 बजे लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है, जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। 20 मिनट्स तो रोजाना 7 बजे चलता है, तो ये दोनों पूरी पॉलिटी सीखने के लिए जरूर देखें। ठीक है, इसको देखना ही है आपको। साथ ही साथ इस चैनल का जो शेड्यूल है, अपने योगेंद्र सर 8 बजे पढ़ाते हैं करंट अफेयर। ठीक है। हिंदी विवेक सर हमारे मंडे टू सैटरडे 10 बजे लाइव पढ़ाते हैं हिंदी। सुमित सर 9 बजे हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपने। तो ये इस यूट्यूब चैनल का शेड्यूल है, इसमें आप इन क्लासेस में इनरोल करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना है। नमस्कार।